हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आपका स्वागत है। आज की हमारा सेशन जो है वो स्वर और व्यंजन से का प्रैक्टिस सेट 2 होगा। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा दिया है और व्यंजन और स्वर की दोनों डिटेल्ड वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो रिवीजन कराने का या प्रैक्टिस कराने का तरीका जो है वो हर एक ऑप्शन को वह पूरी डिटेल वाइज करते हैं। तो आप पेन और कॉपी को लेकर बैठें और जो नोट कराते जाएं उतने नोट करते जाएं साथ साथ। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। देखो, कंठ की अगर हम बात करें, हमने बताया कि का वर्ग, राइट, चा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत है। का चा टा ता पा, इस तरह से याद रखेंगे। का चा टा ता पा, ये रट लो। का चा टा ता पा, का चा टा ता और पा, ये वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक। तो हमने कहा था जो हमारे गले के पास कंठ होता है, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे कंठ का इस्तेमाल होता है वो कंठ कहलाते हैं। तो अगर आप अपनी उंगलियों को कंठ पे रखेंगे और का वर्ग के जितने भी व्यंजन है, पांचों व्यंजनों को अगर आप बोलेंगे, जैसे का, तो आपका कंठ से आवाज आ रही, कंठ हिल रहा होगा। खा, ग, घ, ना, है ना। तो का वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो आपके कंठ होते हैं। हम सभी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। चा वर्ग के व्यंजन, क्योंकि जीभ जब हम बोलते हैं तो चा, जीभ जो हमारी तालु में टच होती है, तो चा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो तालव्य होते हैं। भाई टा वर्ग के बोलने से मूर्धन्य हो जाते हैं क्योंकि ये मूर्धा पे टकराती हैं। और ता वर्ग वाले आपके व्यंजन जो हैं, पेन थोड़ा कम ले लेते हैं, ठीक है, ओके। सो ता वर्ग के जो होते हैं वो आपके दंत होते हैं। वहीं आपके पा वर्ग के जो होते हैं, इनको बोलने से ओंठों का इस्तेमाल होता है, तो आपके ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो कह रहा है कि कंठ ध्वनियां, तो आपके ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि का और खा ये का वर्ग के। अगर हम चा और जा की बात करें, अगर आप चा और जा को बोलेंगे तो ये आपके तालव्य हो गए, ठीक है। वहीं यारा आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। जबकि या की ध्वनि जो होती है वो तालव्य होती है। रा की जो ध्वनि होती है वो वर्ष होती है, वर्ष या मूर्धन्य भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये रा आपका लुंठित भी होता है। ये आपका नासिक के व्यंजन हो गया, तो ये पंचमा अक्षर है। और ये चूंकि टावर का आता है और ये आपके टावर के आपके क्या हो जाते हैं, मूर्धन्य हो जाते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताएं। कह रहा है कि इनमें मूर्धन्य व्यंजन, अभी अभी हम लोग जाना कि टावर के व्यंजन जो होते हैं वो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। और टावर में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, टा, था, डा, ढा और आ, ठीक है। 5 व्यंजन हो गए। ये जो आप देख रहे हैं, इनके जैसे 2 और व्यंजन होते हैं जिन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं, ठीक। ये दोनों ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं या इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। सो इनमें से ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गा और घा अगर आपकी बात करें तो ये आपका कंठ कंठ व्यंजन में आ जाएगा। डा और डा, हाँ, ये आपका मूर्धन्य में हो जाएगा क्योंकि ये रखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन गड़बड़ है। जा और झा, जा झा झा, तो ये क्या है, जा झा, और ये बताओ क्या होंगे, चा छा जा झा झा, ये आपके पता है ना, ये आपके तालव्य हो गए, ठीक है। पाफा वा वाले आपके ओष्ठ हो गए। क्लियर, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, कह रहा है कि अल्प प्राण, अल्प प्राण में देखो, प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। प्राण का मतलब हम लोगों ने जाना वायु, और अल्प का मतलब होता है कम। तो अल्प प्राण में वो व्यंजन या वो वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम ध्वनि निकले,
ठीक है, वो अल्प प्राण होते हैं। और इन्हीं का एक, जब भी अल्प प्राण की बात करेंगे तो इनका एक अपोजिट साथी होता है, वो होता है महाप्राण। तो महाप्राण का मतलब क्या हुआ, जिनमें अधिक वायु निकले। ठीक है, तो अल्प प्राण में क्या होता है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण में आता है, वहीं आपका दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण में आता है। क्लियर? सो देखते हैं। आ। ठीक है, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, ये तो याद करने का तरीका, अपने मुख के सामने हाथ लगा लें और उस वर्ड को बोलें। बोलने पर अगर हवा हमारे हाथ में टकराती है, एक इकट्ठी ऐसा आएगी, कलेक्ट होती हुई वायु आएगी जो हाथ में टकराएगी। आ बहुत कम टकरा रही है, यानी कि ये आपका अल्प प्राण। आ आ आ ये आपका महाप्राण हो गया, क्योंकि आ और आ से आपका जो है टकरा रही है। था था घा, था घा, इसमें भी ये है, ये आपका महाप्राण हो गया। क्लियर? गा का गा, का गा, यस, इसमें हमारी वायु नहीं टकरा रही है, ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा, ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। फा भा देख रहे हो, हवा टकरा रही है, तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा। तो ये महाप्राण, ये महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ठीक है, तो निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये जो मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये बिंदी लगी होती है, गा और गा, खा और गा में ये बिंदी, इस सॉरी, ये जो बिंदी है ना, इस बिंदु को कहते हैं नुक्ता। ये बिंदी जो है आपकी कहलाती है क्या? इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। और ये जो है आगत व्यंजन कहलाते हैं। आगत व्यंजन मतलब ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली जो है वो फारसी भाषा के होते हैं, फारसी और अरबी भाषा के होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो नवीन विकसित क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? इनके बारे में अभी जानेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ड है? घोष को ही हम कहते हैं सघोष। क्लियर? जब जब हम सघोष की बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिशन का बंदा जो होता है वो होता है अघोष। जैसे अल्प प्राण का अपोजिट है महाप्राण, ऐसे ही सघोष का अघोष। सघोष और अघोष एक साथ सुनेंगे, एक साथ रिवीजन करेंगे। देखो, किसी भी व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? वो आपके अघोष होते हैं, जबकि अंतिम तीन, तीसरा, चौथा और पांचवा आपका सघोष होता है। देखो, घोष का मतलब होता है स्वर यंत्रियों का कंपन करना। कहने का मतलब यह है कि जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं और यदि हमारी स्वर यंत्रियां कंपित होती हैं तो वो वर्ड आपके सघोष होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें बात करें अघोष में, का खा, का खा, का खा, हमारी कोई स्वर यंत्रियां बहुत कंपन नहीं कर रही हैं। चा छा, ठीक है, टा ठा, ये पहले और दूसरे है ना, पहला और दूसरा। ता था, पा और फा, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके जो हैं वो सभी अघोष हो गए। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो आपके क्या होते हैं? सघोष होते हैं, घोष होते हैं। जैसे का खा ग, ग ग, स्वर यंत्रियां कंपित हो रही हैं। ऐसे ही आप लिख सकते हैं घ, और ऐसे ही ले सकते हैं रा। समझ रहे हो ना? इसी तरह से ये जो है आपके, सो ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि खा, खा आपका व्यंजन का दूसरा वर्ड होता है, इसलिए ये नहीं होगा। म, पा फा बा भा मा, मा आपका पंचमा अक्षर है, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर जो है इसका यही हो जाएगा, गो। चा पहला अक्षर होता है, ये होगा नहीं। और छा आपका, चा छा दूसरा अक्षर होता है, ये सभी क्या है? अघोष है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से
एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? ये तो आपका स्वर है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। रा की अगर हम बात करें, रा जो है वो अपने आप में लुंठित होता है। ठीक है। ला आपका वर्ष में आ जाता है। ठीक है। रा, रा आपका अल्प प्राण है, अल्प प्राण में आ जाता है। और रा जो है आपका कौन सा होता है? अघोष होता है या सघोष होता है? ये सारे के सारे सघोष होते हैं। क्लियर? मतलब अंतस्थ व्यंजन के सारे के सभी। खा की बात करें, खा आपका कंठ व्यंजन है, खा आपका अघोष है। क्लियर? और ख आपका महाप्राण में आ जाता है। क्लियर? यह आपका अंतस्थ व्यंजन तालव्य से बोला जाता है, तालव्य हो गया। क्लियर? और ये एक अर्ध स्वर में भी काउंट किया जाता है। क्लियर? और बाकी बाद में जानेंगे या के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ ध्वनियां वो होती हैं जो ऊंटों की सहायता से बोली जाती है। और आपके पा वर्ग की ध्वनियां, और पा वर्ग में क्या कहा था? पा, फा, बा, भा और मा, ये आपकी ओष्ठ व्यंजन है। इनके अलावा स्वरों में अगर हम देखें, स्वरों में उ और उ आपकी ओष्ठ से बोली जाती है। क्लियर? तो इनमें से देख लेते हैं किसका पूछा है। सभी व्यंजन है तो नहीं पूछा है। नहीं में आपका ये आपका ओष्ठ है, पा फा बा भा मा, ये सब है। यानी कि ता, क्योंकि ता आपका जो है ता था दा धा ना, दंत हो जाता है आपका। ठीक, ता आपका क्या है? दंत है। सो आंसर नंबर डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन क्या होते हैं कि व्यंजन के जो पांचवें वर्ड जो है ना वो आपके नासिक होते हैं। और ये संख्या में भी 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग का डा, ठीक है, का चा वर्ग का वहाँ, ये ऐसा नहीं, ये होगा। ठीक है। चा छा जा झा वहाँ, ये ना और मा, ये आपके 5 नासिक के व्यंजन है। सो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नासिक के व्यंजन। क्लियर? ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? ए और ऐ, ए और ऐ। देखो ए और ऐ की हम बात करें, ये तो ये संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं, क्योंकि ए मिलकर बना होता है आ और ई से, आ और ई से, और ऐ मिलकर बना होता है आ और ऐ से। ठीक है। ये स्वरों में आ जाते हैं और ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ये संयुक्त होकर बनते हैं। और इनके उच्चारण के लिए हमें कंठ और तालव्य की जरूरत पड़ती है। आप बोले ना ए, कंठ भी लय और जीभ थोड़ा सा अंदर को सिमट कर तालु में टच हो जाती है, इसलिए ये आपके कंठ तालव्य व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? अगर हम देखो वर्णमाला में ये भी है, अगर आप प्राचीन देखें संस्कृत हिंदी भी वर्णमाला में देखें तो आपका री भी आपका एक स्वर के अंतर्गत आता था, ये भी इसका भी री का यूज किया जाता था। बट श्री आपका तो वर्णमाला में है ही नहीं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित शब्दों, ये शब्दों लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में किसे द्वित्व व्यंजन कहा गया है? द्वित्व व्यंजन है, देखो द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनमें जब दो एक जैसे व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हों। जैसे कि हम लिखें बच्चा, ठीक, इसमें ये दो चाचा एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना, बच्चा। ठीक है। ऐसे ही हम लिखें पन्ना, दो एक जैसे। अगर हम लिखें गुच्छा लिखते हैं, गुच्छा, इसमें ये चा है, छा अलग अलग है, ये द्वित्व व्यंजन नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जब दो एक जैसे व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हों तो वो आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं। क्लियर? समझ में आया होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, पुनः यहाँ तो कुछ है ही नहीं, दिल्ली में हाँ दो ला एक जैसे जुड़े हुए हैं, अर्थात ये आपका द्वित्व व्यंजन शब्द है। क्लियर? सो इसका आंसर जो है बी आंसर राइट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 को देखें तो कह रहा है कि
श, स और स, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखो सा 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 हा जो है ये आपके ऊष्म संघर्षी ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनको बोलने पर जीभ को संघर्ष करना पड़ता है। तो ये आपके जो होते हैं ऊष्म संघर्षी होते हैं। कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी होते हैं। क्लियर? इनमें और अगर हम बात करें यही तो हमारे सा और सा सा हा इनके बारे में और जान लेते हैं। देखो ये चारों सा जो हैं वो क्या होते हैं? ये चारों ही सा अपने आप में हा ये चारों ही सा अपने आप में अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। ये आपको ऑप्शन में बताना है, अभी हम ये करवा चुके हैं। जिनमें इस सा की बात करें, इस सा को तालव्य बोलते हैं। ये वाला सा आपका मूर्धन्य होता है और ये वाला सा जो है आपका दंत होता है। ठीक, इनमें से ये जो तीनों हैं और जबकि हा आपका क्या होता है? हा आपका कंठ होता है। हा आपका काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। हा आपका सघोष में आता है। ठीक, जबकि ये जो तीनों हैं वो अपने आप में अघोष में आते हैं। ये तीनों ही अघोष होते हैं। ठीक है, हा हा ह सा सा तो ये तीनों ही तीनों अपने आप में अल्प प्राण हो गए। क्लियर? आपने ऑप्शन में अब ऑप्शन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्रकंपी व्यंजन होते हैं? नहीं। स्पर्श व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन ये ऊष्म लिखा हुआ है तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। सो इसका आंसर जो हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई होगी कि डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? देखो अगर हम एक्चुअली हमारे व्यंजन में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये जो छा जो है वो मिलकर बना होता है का और सा से। त्रा मिलकर बना होता है ता और रा से। वहीं ज्ञ मिलकर बना होता है जा और वहां से। और श्रा मिलकर बना होता है सा और रा से। ठीक है, सा और रा से मिलकर बना होता है ज्ञ। क्लियर? यहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में हमने मिस्टेक कर दी। सॉरी फॉर दैट। क्योंकि ये इनको बोलने से हमने भी याद आया तो ये आपका महाप्राण होता है। क्लियर? सो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। छा ध्वनि, हाँ तो हमने जाना छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो हमने जाना कि छा जो है आपका संयुक्त आता है तो ये आपके संयुक्त के अंतर्गत आती है। यहाँ स्वर नहीं होना चाहिए, यहाँ किस वर्ड के अंतर्गत आता है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी जो है, सी नहीं यहाँ पर इसके साथ बी होगा, ये सी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है कि ज्ञा, अभी अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि ज्ञा जो है वो गा में गा नहीं आता है। ये मिस्टेक ना करना, ज्ञा में गा पहले आ रहा है, नहीं, जा और उआ। और इस चीज का ध्यान रखना, ये हलंत यहाँ पर जो नीचे होता है ये रखना। अब ऑप्शन में जा और उआ आप जल्दबाजी एग्जाम में नहीं करेंगे, देखेंगे कि हलंत किसके नीचे है। तो इसका आंसर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? ये आपका एक संयुक्त व्यंजन रहता है। ठीक, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ये रट हो जाने चाहिए, रट्टे होने चाहिए। निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष वर्ण, हमने बताया कि अघोष वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रिका कंपन नहीं करती। ठीक है, और किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। जब जब हम अघोष की बात करेंगे उसका अपोजिट व्यक्ति जो है वो सघोष की भी हम बात करेंगे। तो तीसरा, चौथा और पांचवा आपका सघोष होता है। तो बाकी अगर हम देखें, हा देखें और ये देखें, बा अगर आप देखें तो वर्ग का कौन सा व्यंजन है? पा, फा, बा।
तीसरा तो ये आपका क्या हो गया, सघोष हो गया। हाँ हमने पहले ही बताया ये सघोष में आता है, ठीक है। इसको देखते हैं, टा ठा डा ढा, ये आपका फोर्थ नंबर का व्यंजन है, तो फोर्थ नंबर के व्यंजन आपके सघोष हो जाते हैं, ठीक है। और ये पांचवा व्यक्ति है, ये पांचवा है, तो ये भी आपका सघोष हो गया। मतलब ऑप्शन ही गलत हुए हैं, कहीं पर आप एक ले लो। चलो ऑप्शन नंबर 1 में ले लो, खा ले लो, खा आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन में मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं। अब आपको पता है ना, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, जब माइंड में सेट हो तो कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कह रहा है कि घा उच्चार स्थान क्या है। घा आप देखते हैं कि घा जो है वो का वर्ग के अंतर्गत आता है, और का वर्ग के आप जानते हैं ऑलरेडी कि का वर्ग के व्यंजन जो है कंठ होते हैं, तो इसका आंसर जो होगा कंठ। अच्छा बताओ, घा आपका क्या अघोष है या सघोष है। का खा गा घा, का खा गा घा, ये आपका का वर्ग का फोर्थ नंबर का व्यंजन है, तो फोर्थ नंबर के व्यंजन आपके क्या होते हैं, फोर्थ नंबर के व्यंजन जो है आपके सघोष होते हैं। क्लियर, ये आपका सघोष हो गया। अब ये क्या अल्प प्राण है या महाप्राण है। देखो हमने बताया कि पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है, अल्प प्राण होता है। तो ये फोर्थ है, और फोर्थ व्यंजन क्या होगा, महाप्राण, तो ये आपका महाप्राण में आ जाएगा। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखें, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपको पता है कि दंत व्यक्ति में कौन से वर्ग किया जाते हैं, ता वर्ग के आपके व्यंजन जो है वो दंत में आते हैं, जिसमें आपका ता, था, दा, धा और ना। क्लियर, ये आपके क्या है, दंत में आ जाते हैं। सो ऑप्शन में देख लेते हैं, ता आपका दंत है, दा भी है, ना भी है, टा नहीं है, तो टा आपका है क्या, टा आपका जो है मूर्धन्य में आ जाता है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजनों की हम लोगों ने अभी जस्ट बात की थी, हमने क्या बताया था कि संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला छ, त्र, ज्ञा और स। संयुक्त क्यों है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। वो किन किन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, ये बना होता है का प्लस सा, त्र बना होता है ता प्लस रा से, ज्ञा बना होता है जा प्लस वहां से, और श्रा बना होता है शा प्लस रा से। ये ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ भी होगा, बट ऑप्शन नंबर ए में ही मिले जा रहा है, तो आपका ज्ञा जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। अब आप जानते हैं कि ज्ञा मिलकर किससे बना होता है, ज्ञा मिला होता है जा और वहां से। ये बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है। जितनी बार सुनोगे, जितनी बार देखोगे, जितनी बार लिखोगे और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतना ही चीज मजबूत होगी, ठीक है। तभी तो आप दूसरों को अपने से बेहतर साबित कर सकते हैं। डा आपको पता है कि अब देखो, एक डा ये होता है, एक डा ये होता है, और एक यहाँ पर ऐसा भी होता है। ये जो वाला डा है ना, ये आपका द्विगुण व्यंजन होता है, ये आपका द्विगुण होता है, या इसी को हम उत्क्षिप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये टाठा डाढ़ा ना है, ये आपका मूर्धन्य में आ जाता है, मूर्धन्य, और ये आपका नासिक में आ जाता है, क्योंकि ये का वर्ग का पांचवा व्यंजन है, ठीक है। बाकी ये अल्प प्राण है, महाप्राण है, सगो सगो से ये तो हम जान चुके हैं। छा, छा आपको पता है, छा आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छा, त्र, ज्ञा और स। छा आपको पता है मिलकर बना होता है किससे, का और मूर्धा वाले सा से, त्रा बना होता है ता और रा से, ज्ञा बना होता है जा और वहां से, वहीं ये बना होता है शा और रा से। तो का में फर्स्ट ही ऑप्शन है, ठीक है, इज राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना आना, अब आंसर 11 मानना, आयोग ने आंसर 11 ही माना है और 11 ही हम पढ़ते हैं, सो आंसर
डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आपको पता है कि स्वर होते क्या हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर। तो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ई, उ, ऊ और आपका ऋषि वाला री। ठीक है। होता ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके 11 स्वर हो गए। थोड़ा और जान लेते हैं इन 11 स्वरों में मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वर जो मूल हैं, मतलब जिनको अन्य स्वर की भी सहायता नहीं होती। तो आ, ई, उ और री, ये आपके 4 मूल स्वर हैं। अगर ये तो है ना, ये बना होता है आ और आ से अगर हम संधि देखते हैं, है ना, तो इसलिए ये मूल स्वर हो गए। ये ई से बना होता है ये, और ये सब मिक्स तो संयुक्त स्वर हैं ही अंतिम वाले 4। यही आपके ह्रस्व स्वर भी होते हैं। यही आपके ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर संख्या में कितनी हो गई? 4। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। क्लियर। सो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? ये तो क्वेश्चन ही सरल था, ये तो व्यंजन है। ठीक है। आपका जीभ के आधार पर देखें तो आपका आ जो है मध्य स्वर हो गया। ये आपका अग्रभाग से बोला जाता है इसलिए अग्र स्वर हो गया। और ये आपका पीछ फर्स्ट भाग से बोला जाता है तो ये फर्स्ट स्वर हो गया। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 और इस सेशन का ये आखिरी सवाल है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? पच्छ स्वर। देखो, जीवा के आधार पर अगर हम देखें, जीवा के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 भागों में बांट दिए गए थे। क्लियर। कौन कौन से 3 भागों में बांटे थे? जीभ का हमारा अग्रभाग से बोले जाते हैं वो अग्र स्वर होते हैं। जो बीच जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है वो आपका मध्य स्वर होता है। और जो जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है वो आपका फर्स्ट स्वर होता है। क्लियर। अग्रभाग से कौन कौन से बोले जाते हैं स्वर? ई, ई, ए, ऐ। क्लियर। ई, ई, ए, ऐ। मध्य भाग से ओनली आ है जो कि इंपॉर्टेंट है कि आ आपका मध्य स्वर है। पश्च भाग से आपको देखें तो बड़ा आ मतलब आ, उ, ऊ, ओ, ओ और एक और आगत है जिसे डॉक्टर ओ की तरह बोलते हैं ये। तो इसलिए पश्च स्वरों की संख्या 6 हो जाती है इसको लगाकर। ठीक है। सो अब ऑप्शन देखते हैं। आ आपका पश्च स्वर है। ठीक है। ये तो आपका अग्र स्वर हो गया। जा और वा ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको रिवीजन करने का तरीका, प्रैक्टिस सेट करने से आपका जो भी प्रीवियस ईयर आपका जो पढ़ा हुआ था या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे हमने किए हैं और जो भी पिछला हमने पढ़ा वो सब कुछ लगभग एक ही वीडियो में कवर होता जा रहा है। ऐसी अभी 2 और वीडियो आएंगी इतने क्वेश्चन के, लगभग 25-25 के कर देंगे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे आए हुए हैं। सो प्रैक्टिस करने का यही एक बेस्ट तरीका होता है। आप बार बार वीडियो को देखिए और अपने आप को मजबूत कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।